नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिसने 19वीं शताब्दी के भारत में खास तौर पे पूना, जो ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा गढ़ था, उस गढ़ में रहकर बड़ी ही हिम्मत से अपने विचारों को व्यक्त किया और अंधविश्वास, कुरीतियां, शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर करने में वो भूमिका निभाई जो आज भी हमें चमत्कृत कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैन विद द मिशन, ज्योतिबा फूले की। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हुए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब मेरी सबसे पहली उनसे मुलाकात जो ज्योतिबा फूले के विचारों से हुई, वो मैं समझता हूं कि मैं 7वीं या 8वीं में था, जब मेरे शिक्षक ने मुझे इस बारे में, उनके बारे में बताया। और ये हम लोग पहली बार हम जाने कि कोई महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले थे जिन्होंने वहां नाइयों को इस बात के लिए, नाई समाज से मिलके उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो विधवाओं के बाल बनाने से इनकार कर दें, उनके सिर के मोड़ने से इनकार कर दें, क्योंकि ये बहुजन समाज या दलित समाज की समस्या नहीं थी, शूद्रों और अतिशूद्रों की समस्या नहीं थी। उनके यहाँ तो विधवा पुनर्विवाह होते थे, ये द्विज वर्गों की समस्या थी। उनके यहाँ वह महिलाएं विधवा होने के बाद उनका विवाह नहीं होता था दोबारा, और वो लोग इस बात के लिए जिंदगी भर अभिशप्त रहती थी कि वो सफेद कपड़े पहने, बाल उनका नियमित मोड़ा जाता था, और भक्ति दिखाने के बावजूद इसके उन्हीं के नात रिश्तेदार उनके साथ यौन संबंध बनाते थे। बहुधा वो गर्भवती हो जाती थी। उनकी एक विधवा बहन है, उसी के किसी रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और अब उसके गर्भ रह गया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये कोई असाधारण समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्राह्मण अपनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है? ये उन्हीं की अपनी बनाई हुई समस्या है। और जो लोग अंबेडकर जी को या ज्योतिबा फूले को एक समाज तक शूद्रों, अतिशूद्रों के नेता के तौर पर सीमित, उनको सोचना चाहिए कि उस जमाने उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की और ये इस्तेहार पूरे पूना में लगवाया कि कोई भी ब्राह्मण महिला, द्विज वर्ग की महिला जो गर्भवती है और वह अपने बच्चे को आए, हमारे यहाँ रह के जन्म दे, हम चाहे तो अपना बच्चा ले जाए, चाहे तो अपना बच्चा हमारे पास छोड़ दे, हम उसका पालन पोषण करेंगे। तो आप जरा देखिए कि खुद तो वो माली वर्ग के में पैदा हुए, लेकिन वो चिंता किसकी कर रहे हैं? सारे माली वर्ग की चिंता तो कर ही रहे हैं, शुद्धों अतिशुद्धों की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोलने। पहली बार उन्होंने 1848 में पूना में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, और उसके बाद विद्यालय खुलते रहे, बंद होते रहे, लेकिन वो खुद उनकी कोई खास पढ़ाई नहीं थी। उनकी औपचारिक पढ़ाई दर्जा 7 तक थी, लेकिन स्वाध्याय करके उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया। मराठी उनकी मातृभाषा ही थी, तो इनका ज्ञान अर्जित किया। अंग्रेजी में अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, उनसे मांगे करते थे। तो इतना संघर्ष आज भी, जब मैं सचमुच इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे जब मैं बड़ा हुआ, और हम लोग की सोशल हिस्ट्री की किताबों को खास उनके बारे में नहीं मिलता, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो मैं सचमुच चमत्कृत रह जाता हूँ कि उस जमाने में, आज हम लोग कोई ऐसी बात करते हैं तो लगता है कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। उन्होंने उस जमाने में बड़े फख्र से 1873 में जब उनकी गुलामगिरी किताब प्रकाशित हुई, तो उसमें उन्होंने लिखा कि वेद या कोई भी धर्म ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखे हैं,
वो मनुष्यों के द्वारा लिखे हैं। ये लिखते ही पूना में बवाल हो गया कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा। मेरा पक्का विश्वास है रम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। बवाल हो गया। और अब तो आप उसके विजुअल मतलब आप देख सकते हैं, कुछ सीरीज बनी है, जैसे भारत एक खोज श्याम बेनेगल ने बनाई, उसका 45वां एपिसोड ज्योतिबा राव फुले पर केंद्रित है। इसी तरह भी सद्य उनके ऊपर एक फिल्म बनी जिसका नाम था ज्योतिबा फुले, तो मैन विद द मिशन, ज्योतिबा फुले उसका एक टैगलाइन है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि उस समाज में जहां भयानक अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण ये सब है, और एक खास सुविधा संपन्न और शूद्रों अतिशूद्रों के अतिरिक्त श्रम से जो क्रिएट हो रहा है उत्पादन, उस पर अधिकार जमाए बैठे हुए वर्ग ने, उनके लिए जीवन कितना मुश्किल कर दिया था। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों का अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चलो। उस समय में एक बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिसने अपने बूते शिक्षा अर्जित की, न सिर्फ शिक्षा अर्जित की बल्कि अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसे भारत की पहली शिक्षिका बनाया। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। और शूद्रों अतिशूद्रों के बच्चों के लिए उसने शिक्षा के द्वार खोले। खुद महात्मा गांधी ने उन्हें महात्मा माना, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या। मतलब मैं तो समझता हूं कि भारत के राष्ट्रपिता होने का अगर किसी को श्रेय मिलना चाहिए या गौरव मिलना चाहिए तो वो ज्योतिबा राव फुले हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना सबसे पहले देखा। और इन लाखों लोगों के अधिकारों की मांग पूरी करने के खातिर हमने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। और उनके सत्य शोधक समाज ने एक वैज्ञानिक और तर्कपरक समाज की स्थापना पर जोर दिया, जिसमें आडंबर नहीं हो, जिसमें दिखावा नहीं हो, जिसमें गैर वैज्ञानिक बातें ना हो। और उन्होंने एक पूरी सांस्कृतिक पद्धति विकसित की विवाहों की, जिसमें ब्राह्मणिकल ऑर्डर ने जो विकसित किया था, उसके बगैर, ब्राह्मणों के बगैर या पंडितों के पुरोहितों के बगैर कैसे विवाह कराए जाएं, कैसे मृत्यु के संस्कार कराए जाएं, कैसे जन्म के संस्कार कराए जाएं, इन सब पे सत्य शोधक समाज ने बहुत काम किया। मैं एक बार फिर उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हुए आपको इस वीडियो में क्लिप्स के माध्यम से, जिनका मैंने जिक्र किया है, भारत एक खोज और ज्योतिबा राव फुले पर जो फिल्म बनी है, उसके माध्यम से मैं उस समय में भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।